हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का ये रिवीजन की क्लास हम लेकर आ चुके हैं और आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है हमारा हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या, या यूं कह देता है हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या या परावर्तन के नियम की व्याख्या, जो कि देखिए कंसिस्टेंट, मैं कह रहा हूं ना, हर साल ये पूछा जाता है। ठीक है ना, ये 5 नंबर में पूछा जाता है टॉपिक, 100% यही पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, तो ये टॉपिक मतलब तैयार कर ही लेना है आपको। जितने भी स्टूडेंट अभी कुछ भी आपको करना है आप कीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट फिलहाल ये टॉपिक अगर आपको तैयार नहीं है तो 5 नंबर आज की ये वीडियो देखकर तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, देख सकते हैं ये कंसिस्टेंट कितनी बार पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जाता है, किस किस प्रकार से पूछा जाता है समझिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। पहले तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा में आपसे ये कह देगा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। या तो परावर्तन की व्याख्या कह देगा या परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। इसी टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे भी कहे आपको यही लिखना है जो हम आपको यहाँ पे कराएंगे जी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात, इस टॉपिक ये मैं आपको बता दूं, ये आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। पहली बात तो इतनी बात आपको पता चल गया, 5 नंबर में पूछी जाती हैं। दूसरी बात, ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक आपके, हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक है हार्ड। तो अगर थोड़ा सा, मैं यही कहूँगा ना, नहीं कहते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो अपनी जो भी है भैया आप तैयार रहिएगा। हार्ड टॉपिक है, ऐसे हलवा नहीं है ये कि आप समझ जाएंगे। बहुत ही बहुत ही डीप में ध्यान पूर्वक समझेंगे तब समझ में आएगा। तो जो भी है आपके कुर्सी की पेटी है, ठीक है ना, बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है दोस्त। तो तैयार है ना आप? चलिए, तो ये टॉपिक समझने के लिए प्रकाश का परावर्तन का जानना आवश्यक है। परावर्तन हालांकि हमने पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं। परावर्तन हम क्या जानते हैं कि एक ये हमारा परावर्तक सतह है। ये हमारा क्या है? एक परावर्तक सतह है। अब परावर्तक सतह पर क्या होता है कि ऐसे प्रकाश किरणें, इस प्रकार प्रकाश किरणें ये हमारी आती हैं। ठीक है ना, और ये फिर से यहाँ पे सतह से टकराने के पश्चात इस तरीके से निकल जाती हैं। अब बीच में यहाँ पे ये हम क्या खींच लेते हैं? बीच में ये हम अभिलंब, इस तरीके से ये अभिलंब हम खींच लेते हैं। ये हमारा अभिलंब हो गया। इतनी बेसिक बात हम पहले से ही जानते हैं कि इस वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इस वाले किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इस वाले को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये हम बेसिक बात जानते हैं। इतनी बात जानते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। हम इतनी बात जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है और इस कोण को I से दर्शाते हैं। और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम R से दर्शाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो कोण I है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो कोण R है इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये बेसिक बात है, ये आप जानते हैं। तो ये हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, परंतु हमने ये बताया था कि परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है ये हम पढ़े हुए हैं, आप भी याद होगा आपको भी। पहला नियम यही है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों एक ही सतह पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। बिल्कुल बात सब समझ के कि नहीं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर, तीनों क्या होती हैं? एक ही सतह पर होती हैं। ये बात आप समझ के होंगे पहली बात।
और दूसरी बात ये हमें बताया गया कि जो कोण आई है ना, कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। मतलब जो आपतन कोण है ना, आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यही दोनों नियम है ना। तो चलिए यही दोनों नियम आपको याद रखना है मोस्टली। पहला क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरी बात कि जो आई कोण है वो आर कोण के बराबर होता है। यही आपको समझना चाहिए था। समझ में अगर इतना आ गया ना तो ये भी आप समझ जाएंगे। अब चलिए अब इरेज करते हैं इतना। मैंने एक बार केवल आपको याद करा दिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हालांकि आपका समय लगा, मैं जानता हूँ, बट अगर ये इतनी बेसिक बात आपको नहीं पता होती ना, या एक बार आप नहीं जानते तो बहुत ही दिक्कत आने वाली थी। इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया पहले ही। अब देखिए अगर आप जान लिए हैं तो देखिए अब कितना ईजी हो जाएगा आपको जानना। जैसे यहाँ पर एक हम सतह ले लेते हैं, ये हमारा एक सतह हो गया परावर्तक सतह। ये हमारे पास क्या हो गया, एक परावर्तक सतह हो गया। अब परावर्तक सतह हो गया तो यहाँ से हम इतनी बात जानते हैं कि ये प्रकाश किरणें इस प्रकार आती हैं। ये मान लेते हैं सपोर्टेड, ये प्रकाश किरणें आई, तो ये प्रकाश किरणें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि दो प्रकाश किरणें चल रही हैं, एक ये और एक ये दो प्रकाश किरणें, ठीक है ना, ये दो प्रकाश किरणें चल रही हैं इस प्रकार, और ये दोनों समांतर प्रकाश किरणें हैं, ठीक है ना। ये हमारी पहली प्रकाश किरण है और ये हमारी दूसरी प्रकाश किरणें हैं। तो दो समांतर प्रकाश किरणें इस प्रकार आती हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, इस प्रकार ये चली जाती हैं। इस प्रकार ये परावर्तित हो जाएंगे और इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, ये चली जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इतनी बात आप समझ गए हैं। उसके बाद हम इतनी बेसिक बात जानते हैं कि जब ये चली जाती हैं तो यहाँ पर देखिए ये पहली प्रकाश किरणें आई, परावर्तन के पश्चात चली गई, तो यहाँ पे एक अभिलंब हम खींचते हैं, तो ये हमारा ये अभिलंब हो गया। इसके लिए ये क्या हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। फिर से ये वाले इस तरीके से आए, टकराने के पश्चात चली गई, तो ये हमारा दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हमारा अभिलंब हो गया। तो ये हमारा अभिलंब हमने दर्शा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। केवल इतना ही हमने बताया है अभी, इतना समझ के आप समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे दिखाएंगे, जो है यहाँ पे एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा, जो है ये एक हमारा ए बी तरंगाग्र उत्पन्न होगा। अब समझिएगा ये तरंगाग्र क्या होता है। ये एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा, इसे हम कहते हैं आपतित तरंगाग्र। ये आप नाम याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं क्या, आपतित तरंगाग्र। इसे हम आपतित तरंगाग्र कहते हैं। ये इस तरीके से आपतित तरंगाग्र धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते फिर से इस तरीके से ऐसे जाएगा, अब फिर से ये यहाँ पर ऐसे ही दिखाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा आपतित तरंगाग्र हो गया, आपतित किरण के लिए आपतित तरंगाग्र। फिर से इसे परावर्तित हुआ है, तो ये वाला तरंगाग्र क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा। इतनी बात समझ गए, ये आपतित तरंगाग्र, ये हमारी परावर्तित तरंगाग्र। समझ गए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, तरंगाग्र का मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा फोकस के साथ समझ लीजिएगा। तरंगाग्र का सिंपल सा मतलब, ऐसे तो आप तरंगाग्र ब्रदर सर लिखेंगे तो वीडियो हमारी मिल जाएगा, वहां से आप समझ सकते हैं। फिलहाल फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, तरंगाग्र का मतलब ये है कि तरंगाग्र का सिंपल सा मतलब ये है ना कि ये जो तरंगाग्र है, ये जिस किरणों पर मिला हुआ है वहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे कि ये तरंगाग्र है, ये दो तरंगों को स्पर्श कर रहा है, एक तो ये तरंग है, एक तो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, और एक ये इस तरंग पर स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब तरंगाग्र जिस तरंगों को स्पर्श कर दिया, छू लिया, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। वैसे ही यहाँ पर भी कितने 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इतनी बात समझ के, ठीक है। अब ये तरंगाग्र जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समझिएगा, मैं आपसे पूछूं, ये दोनों तरंगे एक साथ यहां से निकले, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों तरंगों में से कौन तरंग है जो सबसे पहले इस सतह से टकराएंगे।
तो आप कहेंगे कि सर इसकी दूरी कम है तो ये वाला पहले आकर इस पर टकरा जाएगा, ये बाद में आकर टकराएगा। आप कहेंगे जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दूरी कम है, ये अधिक है, इसीलिए तो ये तरंगाग्र पहले आकर यहाँ पे टकराएगा ना। तो इसी प्रकार ये वाला तरंगाग्र जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये वाला तरंगाग्र सबसे पहले यहाँ पे पहुँचेगा। तो जब, ध्यान से आप समझिएगा हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, जब ये तरंगाग्र यहाँ पे पहुँचेगा तो ये वाला तरंगाग्र अभी यहीं तक पहुँचा हुआ होगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो जब ये वाला तरंगाग्र यहाँ पे पहुँचा होगा तो ये वाला तरंगाग्र जो है ये अभी यहीं तक होगा। तो इसका एक हम नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं ए और इसको कह देते हैं हम बी। समझ रहे हैं। फिर से ये जो तरंगाग्र है, अब ये जो तरंगाग्र है यहाँ से धीरे 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 यहाँ पे जो पहुँचा होगा तो ये जो तरंगाग्र यहाँ पे आया था ये भी धीरे 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 आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जब ये वाला तरंगाग्र यहाँ पे पहुँचा होगा तो ये वाले नीचे वाला तरंगाग्र यहाँ पे पहुँच गया होगा। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए डैश और इसको नाम दे देते हैं हम बी डैश। ठीक है, और यही ए डैश बी डैश फिर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे चले आए हैं। समझ गए, समझ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स आपको समझना है। ये तरंगाग्र जब यहाँ पे पहुँचा तो ये वाला भी यहीं तक पहुँचा हुआ होगा। तो इस तरीके से ये आ रहा है। फिर से ये जो तरंगाग्र यहाँ पे पहुँचा तो ये वाला यहाँ पे पहुँचा होगा। तो ये इसको हमने ए डैश बी डैश कह दिया, ये आगे बढ़कर यहाँ पे परावर्तित तरंगाग्र बन गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए हैं। उसके बाद हम इतनी बात जानते हैं कि जैसे कि ये प्रकाश तरंगे इस तरीके से ये सतह पर परावर्तित होती हैं, तो हम इतनी बात जानते हैं इस वाले कोण को आई कहते हैं, इस वाले कोण को आर कहते हैं। ऐसे ही यहाँ से इस तरीके से गई हैं, ये हमारा अभिलंब है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण को कोण आई कहते हैं, मतलब आपतन कोण कहते हैं। ये जो तरंग इस तरीके से आई है, इस तरीके से गया है, तो ये अभिलंब है। तो इधर जो कोण बनेगा इस कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, मतलब आर कहते हैं। तो इतनी बात मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, इतनी बात समझ गए। अब मैं आपसे पूछूं कि ये तो हमारा कोण आई आपको समझ में आ गया, ये हमारा कोण आर है समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण कैसे पता करेंगे। तो हम इतनी बात जानते हैं, तरंगाग्र का मतलब क्या होता है कि तरंगों पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये एक तरंगाग्र है, इस तरंग पर ये वाली तरंग जो है इस पर 90 डिग्री, देखिए इसी पर ना ये है, तो इसका मतलब इस तरंग पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका मतलब ना ये जो तरंगाग्र है इस वाले पर, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये टोटल 90 डिग्री है और ये वाला केवल आई है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा। अरे भैया टोटल पता है कि 90 है और इतना हमें पता है कि आई है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं अभी भी नहीं समझ में आया तो समझ जाइएगा कैसे हुआ, ठीक है ना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। देखिए इतना आप याद रखेंगे कि ये आई है और ये टोटल 90 है, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है ना, 90 माइनस आई हो जाएगा। कैसे होगा समझिएगा। जैसे यहाँ पे ये बात बताया गया, देखिए ये टोटल मान लेते हैं, सपोज डैट ये हमारा टोटल है, इस तरीके से समझिएगा। ये टोटल यहाँ पे ये इतना कोण हम कह रहे हैं, इतना कोण है हमारा, ये हमारा कोण है आई, इतना हम कह रहे हैं। और ये हम टोटल बता रहे हैं कि ये टोटल जो है ना, ये टोटल जो है वो 90 डिग्री है। हम पूछ रहे हैं ये वाला कितना होगा, तो हम यही कह रहे हैं कि ये 90 माइनस आई हो जाएगा। कैसे हो रहा है समझिएगा। अगर सपोज डेट मान लेते हैं ये आई की जगह पर अगर हम कह दें कि ये वाला टोटल 30 है, ये वाला बताइए कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये 30 है, टोटल 90 है, तो 90 में से 30 चला गया, इसका मतलब 60 होगा। 60 कैसे आया दोस्त, 90 में से हमने 30 को घटाया, तभी तो 90 में से 30 घटेगा, तो ये हमारा टोटल 60 आएगा। वैसे ही ये टोटल 90 है, तो 90 में से आई को घटा देंगे तो ये 90 माइनस आई ये हमारा हो जाएगा। वैसे ही ये हमारा पता था कि ये हमारा आई है इतना और टोटल हमारा 90 है,
तो अगर 90 में से i को घटा देंगे तो ये हमारा 90 माइनस i हो जाएगा ये वाला कोण। ठीक है ना, समझ गए होंगे। वैसे ही यहाँ पे हमें इतना पता है कि ये हमारा कोण r है, हम इतनी बात जानते हैं ये तरंगाग्र है, तो ये 90 डिग्री का इस तरंग पर कोण बना रहा होगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये वाला अगर हमसे कोई पूछ ले कोण कि ये वाला कितना होगा, तो कितना होगा 90 माइनस r कर देंगे। उसी प्रकार कोई हमसे पूछ दे कि ये वाला कितना कोण होगा, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को हम कह देंगे 90 माइनस r कर देंगे, 90 माइनस r कर देंगे। इस वाले कोण को कर देंगे ना, बिल्कुल कर देंगे। उसके बाद कोई हमसे ये पूछे, ये कोण आपको सभी को दर्शा देना है, हालांकि कोई इसका ज़्यादा काम नहीं है, बट दर्शा देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर आपको एक याद रखना है कि ये वाला इतना, ये वाला कोण कितना होगा, ये इतना, ये कोण कितना होगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो कोण है वो 90 माइनस i है, और ये टोटल ये अभिलंब है, तो अभिलंब से ये सतह के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो अगर टोटल ये 90 है और ये हम पता चल गया 90 माइनस i है, तो इसका मतलब ये जो कोण होगा वो i होगा, i होगा ना, तो बिल्कुल i होगा। तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हम क्या कर देंगे, ये हम कह देंगे कि ये 90 माइनस, ये हम इतना क्या कह देंगे कि ये वाला जो कोण है वो कोण i है। ऐसे ही ये हमारा टोटल यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला इतना कोण कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा कोण, ये वाला जो कोण होगा वो कोण r हो जाएगा। देखिए मैं ज़्यादा फिर से इस पर डिटेल में समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं इतना कहूँगा कि इसको याद कर लीजिएगा, ये कोण हमारा i हो जाएगा और ये जो हमारा कोण है ये हमारा कोण r हो जाएगा। इतना ही केवल आपको याद रखना है। ये फिगर ही मेन है, जो फिगर समझ लिए वो सब समझ लिए, जो फिगर नहीं समझे वो कुछ ना समझे, कुछ भी नहीं समझे। फिगर ही मेन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इतनी बात समझ के हैं तो मैं अब आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे हमने प्रकाश का परावर्तन में 2 नियम पढ़ाया था। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। तो इस फिगर को हम देख रहे हैं तो इससे हमें पता चल रहा है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। तो पहला जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, पहला जो नियम है इस फिगर से ही कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर आप चाहें तो आप परावर्तन के, प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम लिख सकते हैं, या चुपचाप इस फिगर को केवल बना लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा नियम हमें क्या पता है कि दूसरा नियम है कि कोण I जो है वो कोण R के बराबर है, यही ना दूसरा खोजिए। अब इसको हमें प्रूफ करने के लिए अब देखिए कितना कुछ करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीजें हम दर्शा रहे हैं। सबसे पहले क्या दर्शा रहे हैं, ये तरंगाग्र इस प्रकार आया है, तो ये जो तरंगाग्र ए बी क्या है, ए बी को आपतित तरंगाग्र कह रहे हैं, और जो हमारा ए डैश बी डैश है ये हमारा परावर्तित तरंगाग्र है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, कि चूंकि ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र है। फिर से दूसरा क्या है, ए डैश बी डैश है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए डैश बी डैश। ये क्या है, ये हमारा है ए डैश बी डैश, ये हमारा है परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है। सबसे पहले समझ गए ना, ए बी ये आपतित तरंगाग्र, ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र। उसके बाद हम जानते हैं ये जो कोण I है ये आपतन कोण है, या ये जो कोण R है वो परावर्तन कोण है। तो ये भी हम लिख देते हैं कि कोण R क्या है, कोण I क्या है, ये आपतन कोण है, और ये R क्या है, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, इतनी बात हमने, 4 चीजें हमने यहाँ पे दर्शा दिया है।
उसके बाद आपको ये समझना है, जगह रहेगा काम करेगा। चलिए इतनी बात आपको सबसे पहले दर्शा देना है। अब हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है, देखिए कोण आई जो ये है वो कोण आर के बराबर है, यही हमें प्रूफ करना है। कोण आई जो है ना, कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है, यही हमारा लक्ष्य है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ना हमें जो ए तरंगाग्र है बी, ए बी तरंगाग्र है और ए डैश बी डैश तरंगाग्र है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ए से ए डैश तरंगाग्र तक और बी को बी डैश तरंगाग्र तक पहुंचने में लगा समय कितना लगा और दूरी क्या लगा, ये हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्त, हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए को तरंगाग्र मतलब तरंगाग्र ए से ए डैश तक और बी को बी डैश तक पहुंचने में लगा समय, मतलब ऐसे हम ज्ञात करेंगे ए डैश बी बी डैश तरंगों के परिवर्तन में लगा समय। मतलब हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे कि ए डैश है और बी बी डैश है, इसको परिवर्तन में लगा समय हम ये लिख देंगे कि ए डैश व बी बी डैश तरंगाग्र को परावर्तन में लगा समय। आप समझ रहे हैं क्या हम बता रहे हैं कि ए डैश तरंगाग्र है और बी बी डैश तरंगाग्र को परावर्तन में लगा समय की हम बात कर रहे हैं कि कितना समय लगेगा। ए डैश तरंगाग्र मतलब ए डैश तरंगाग्र कैसे लिख देंगे, सॉरी ये देखिए ए बी तरंगाग्र है ना, ए डैश बी डैश तरंगाग्र है, तो ए बी तरंगाग्र और ए डैश बी डैश तरंगाग्र को परावर्तन में लगा समय, ऐसे लिखेंगे ना, ए बी व ए डैश बी डैश तरंगाग्र को परावर्तन में लगा समय। तो इसको हम मान लेते हैं कि तरंगाग्र ए डैश को ए बी डैश को और ए डैश बी डैश को परावर्तन में जो लगा समय है वो टी हम मान लेते हैं। ऐसे हमने मान लिया कि टी है जी, ठीक है ना। इसमें हम मान लेते हैं कि जो परावर्तन में प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल है, ऐसे हमने मान लिया कि प्रकाश की चाल है टी, ठीक है ना। तो हम ऐसे यहाँ पे चूंकि मान लेते हैं कि प्रकाश की चाल है या तरंगों की जो चाल है प्रकाश की चाल है, वो प्रकाश की चाल क्या है, वो है हम मान लेते हैं सी है। तो दूरी हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना था, दूरी ही ना ज्ञात करना है जी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दूरी बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय, यही होता है चाल गुणे समय। तो अगर हम मान रखते हैं दूरी का, तो दूरी हमें क्या ज्ञात करना है कि जो ए है वो ए डैश तक और बी जो है वो बी डैश तक पहुंचने में कितना दूरी, मतलब कितना दूरी लगा ए को ए डैश तक पहुंचने में। तो ए को हम ये कह रहे हैं कि ए को ए डैश तक और बी को बी डैश तक, पहले हम ए को ए डैश तक पहुंचने में कितना दूरी लगा है ये हम देखेंगे। ए को ए डैश तक पहुंचने में, तो ए को ए डैश तक पहुंचने में क्या दूरी लगेगा ए को ए डैश में, तो चाल पहले हम, तो प्रकाश की चाल सभी के लिए सी है तो सी लिख दिए, और उसके बाद समय सभी के लिए टी ही है तो टी हम लिख दिए, मतलब ए डैश के लिए सी टी हो गया। उसके बाद दूसरे तरंगाग्र के लिए क्या देखेंगे कि जो B है ना वो B डैश तक पहुंचने में लगा दूरी कितना लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे B डैश है तो ये दूरी है, तो B से B तक ये दूरी है ना, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो चाल इसके लिए भी C ही होगा और समय भी इसके लिए भी T ही होगा। तो इसके लिए हमें ए डैश इक्वल टू भी सी टी है और बी डैश इक्वल टू भी सी टी है। इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ए डैश जो है वो बी डैश के बराबर है, ए डैश है वो बी डैश के बराबर है और इक्वल टू ये तीनों क्या है, ये सी टी, ये दोनों क्या है सी टी के बराबर है। ए डैश बी डैश के बराबर है, ये सभी सी टी के भी बराबर है। तो इससे हमें चीज़ें, ये हमें फॉर्मूला मिला।
इससे हमें क्या मिला, ये हमें एक फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आगे काम आएगा। देखिए हमें अभी केवल हमने दूरी ज्ञात किया है, हमें तो कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जब हमने दूरी ज्ञात कर लिया तो अब हमें ये कोण आई और कोण आर बराबर करना है। इसके लिए हमारा ये होगा कि हम इसमें से दो त्रिभुज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। दो त्रिभुज कौन कौन सा है यहाँ पे देखिएगा, ए बी और बी डैश, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। मैं अगर थोड़ा सा बना कर दिखाऊं आपको तो देख लीजिए, ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से गया है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ए बी बी डैश, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो यही त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी बी डैश। और दूसरा एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये गया ए डैश बी डैश ए, मतलब ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये वाला त्रिभुज। तो ये दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश। ये दोनों त्रिभुज को हमें दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज है, ये हमें प्रूफ करना है। और सर्वांगसम त्रिभुज कब होंगे, जब दोनों त्रिभुजों का दो भुजा कम से कम समान होनी चाहिए और एक कोण समान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी बी डैश। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी बी डैश, ए बी बी डैश व ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश त्रिभुज में, ठीक है ना। इन त्रिभुज में अब हम क्या देखेंगे, तो ये हम समझ लेते हैं। ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश त्रिभुज में अगर हम देखें तो क्या हम देख सकते हैं दोस्त, ये हम देख सकते हैं, इन त्रिभुज में हमें सबसे पहले दो भुजाओं को इक्वल करना है और एक कम से कम कोण इक्वल होना चाहिए। तो भुजा अगर हम देखें तो देखिए इस त्रिभुज में, देखिएगा इस त्रिभुज में ए बी बी डैश, इस त्रिभुज में अगर आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ए बी डैश दिखाई दे रहा है ना। तो ये देखिए इसी की हम बात कर रहे हैं, ए बी डैश इस त्रिभुज में दिखाई दे रहा है, ए बी बी डैश में ए बी भुजा इक्वल दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं ए बी डैश भुजा है। और दूसरा जो हमारा ए डैश बी डैश है, इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में भी देखिए ए बी डैश ये भुजा दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज में ना ए बी डैश है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज में ए बी डैश है, तो ए बी डैश मतलब दोनों त्रिभुज में नीचे वाली जो भुजा है ए बी डैश ये इक्वल है। तो पहला तो एक हमने ये प्रूफ कर दिया, एक भुजा, और एक हमें करना है। तो एक और हमें यहाँ से ही प्रूफ हो गया है कि ए बी जो है, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ से ये देखिएगा, पहले त्रिभुज हम इस वाले त्रिभुज की बात करें ए डैश बी डैश में, यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक ये वाला, ये जो दूरी है इस दूरी की हम बात कर रहे हैं ए डैश तक की। तो ए डैश है ना, वो हम ये जानते हैं कि बी डैश तक ये दूरी के बराबर है। देख सकते हैं ए जो है ए डैश के वो बी डैश के बराबर है। ये बात हमें यहीं पे प्रूफ हो गया है कि ए डैश है वो बी डैश के बराबर है, ठीक है ना, इस त्रिभुज में। तो इसीलिए हमने दोनों त्रिभुज में क्या देखा कि ए डैश है वो बी डैश के बराबर है। तो देखिए दो भुजा इक्वल हो गए। अब केवल हमें इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण इक्वल करना है। तो कोण अगर हम देखेंगे तो हमने क्या जानते हैं, तरंगाग्र है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारा एक तरंगाग्र है ना, तो ये तरंगाग्र यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर हम देखें, इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तरंगाग्र है और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब फिर से ये भी तरंगाग्र है, तो यहाँ पर भी इस वाले त्रिभुज में ए डैश बी डैश में यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में हम एक और चीज़ देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी डैश, इसमें कोण क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, तो कोण इसमें ये दिखाई दे रहा है ए बी डैश कोण जो है
वो ए डैश बी डैश कोण के बराबर है, वो ए डैश बी डैश के बराबर है। ये कोण है, ये ए कोण के बराबर है, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इससे देखिए हमें यही प्रूव करना था कि जो ए बी बी डैश है वो ए डैश बी डैश के ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो देखिए दो भुजा और एक कोण इक्वल हो गया, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ये अगर हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि क्या हो गया, त्रिभुज, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी डैश और ए व ए डैश बी डैश त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। जब ये हमें प्रूफ हो गया कि ए बी डैश और बी डैश ये हमारा क्या है, सर्वांगसम, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है, तो इसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। तो ये जो हमारा कोण आई है वो आमने के, इसके सामने कोण क्या है, कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो यही बात लिख देंगे कि कोण आई जो है ना वो तब कोण आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो देख सकते हैं आप, इससे हमारा प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम भी प्रूफ हो गया। पहला नियम है इस फिगर से ही कंप्लीट हो गया, द्वितीय नियम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, तो ये हम लिख देंगे प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये दूसरे को प्रूफ करने के लिए ये सब हमें लेम झमेल जो भी है भैया ये करना तो पड़ेगा दोस्त। और मैं जानता हूँ, मैं ये भी कहूँगा, मैं जानता हूँ कि ये हार्ड टॉपिक है और बहुत ही, मतलब मुझे तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आया ना तो इसमें मुझे कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मुझे ये टॉपिक समझने के लिए जब मैं पढ़ रहा था क्लास 12th में, मुझे कम से कम मतलब 10 बार से भी ऊपर इस टॉपिक को समझना पड़ा था, तब मैं समझा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो स्टेप भी आपको पता करना है कि इसके बाद क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब आपको याद करना पड़ेगा। तो मुझे 10 बार लगा था, तो आपको एक बार में अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ना समझ में आए तो हैरानी की बात नहीं है, बल्कि आपको एक बार और इसको देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको, ये एक टॉपिक है जो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन नहीं अपवर्तन की व्याख्या, ये भी कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। हालांकि ये टॉपिक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं यही कहूँगा इसको आप सर्च कर लीजिएगा। आप क्या लिखेंगे, ये ही लाइन आपको सर्च लिखना है, यूट्यूब पे लिखिएगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन, अंत में क्या लिख देंगे, अंत में ओनली ये आप नाम लिख दीजिएगा, ब्रदर सर। इतना आप लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना लिख कर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। और इस तरह से यहाँ से आपको फिर से 5 नंबर ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से अपनी पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी का लिंक हमने दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे इस नोट्स के बारे में हमने बहुत बार बता भी दिया है। अभी तक अगर आपने हिंदी का नोट्स के लिए मैसेज नहीं किए हैं तो ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए और तुरंत वहाँ से हिंदी का अगर ओनली नोट्स लेना चाहते हैं तो 99 में मिल जाएगा, ले लीजिए। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का इंपॉर्टेंट नोट्स लेना है तो 149 मतलब 249 रुपये में मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चलिए मैसेज कर लीजिए, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।